हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से। यानी यूनिट सेल की डेंसिटी क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो इन जनरल हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास जो यूनिट सेल में किस चीज़ का मास है, क्योंकि जो क्यूब बनाते हैं, ठीक है, क्यूबिक लैटिस जो बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस का जो यूनिट सेल क्यूब बनाते हैं, जो एक्चुअल में कोई है मास नहीं है उसका, वो तो एक अपने आप में एक क्या इमेजनरी हमने माना है कि क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसके अलग अलग पोजीशंस पे हमारे एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कॉर्नर पे प्रेजेंट है उस क्यूब के, या फेस सेंटर पे, या एज सेंटर पे, या बॉडी सेंटर पे। तो ये तो क्यूब एक इमेजनरी क्रिस्टल है, उसका अपना आप में कोई मास नहीं। मास किसका, उसके अंदर प्रेजेंट जो एटम्स है उनका मास है, यानी ठीक है। तो यहाँ पे जो मास बात हो रही है यूनिट सेल की, तो मास बात हो रही है उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट एटम के मास की। और वॉल्यूम क्योंकि हमने क्यूब माना है, जो एटम प्रेजेंट है उस क्यूब के वॉल्यूम के अंदर ही प्रेजेंट है, तो वो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो तो जो वॉल्यूम हम इसमें कंसिडर करने वाले, वो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम मास। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें पता है कि जो भी यूनिट सेल होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने एक यूनिट सेल बनाया है, क्यूबिक है ये। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में अलग अलग पोजीशंस पे एटम होंगे, यानी ठीक है, कॉर्नर्स पे हो, फेस सेंटर पे हो, या तो अब कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इसमें हैं वो मुझे अगर पता लग जाए तो मेरे लिए मास कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो ये हमेशा गिवन दे रखा होगा, ठीक है। अगर उसमें अनटिल अनलेस, क्योंकि डेंसिटी के अंदर 5 वेरिएबल है, जिसमें से एक तो कांस्टेंट होता है, 4 वेरिएबल होते हैं। अब 4 वेरिएबल में से हो सकता है कोई भी 3 दे रखे, चौथा वो पूछ ले नहीं। तो अगर उसमें नंबर ऑफ एटम कितने यूनिट सेल में अगर ये नहीं पूछा है और डेंसिटी ही पूछी है, तो अगर फिर तो हमें दे रखा होगा कि वो सिंपल क्यूबिक होगा, बॉडी सेंटर होगा, फेस सेंटर होगा, तो उससे हम उसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है उस यूनिट सेल में कितने एटम वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज अगर डेंसिटी दे दी और खुद जेड पूछ लिया तब हमें वहाँ से कैलकुलेट करना होगा, हमें पता नहीं होगा। तो हमें पता है, अगर इन जनरल मैं बात करूँ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, सबसे बेसिक डेफिनेशन जो है हमारे मूल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं वो क्या है, एटॉमिक मास क्या आता है। एटॉमिक मास में बताता है 1 मोल एटम की जो 1 मोल एटम का जो मास होता है वो वही उस एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम आते हैं, Na एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं। तो जो हम मास लिखते हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास लिखते हैं, ना कि एक एटम का मास, क्योंकि वो एक मोल का मास है, एक एटम का मास नहीं। तो अगर मुझे पता है कि ये एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो इतने Na एटम का है, तो एक का निकाल सकता हूँ मैं। तो वहाँ से हम इसको स्टार्ट करें। तो देखना अगर किसी को याद नहीं आ रहा है या कन्फ्यूज हो रहा है तो वहाँ से हम देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो डेंसिटी लिखी है, इसी को मैं जो लैंग्वेज में लिखा है इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सही है। अब मैं बोल रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, और एटॉमिक मास को यहां मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सही है। 1 मोल जो एटम है वो किसके बराबर है, 1 मोल के अंदर Na एटम आते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम का मतलब क्या है, Na एटम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 मोल एटम की जगह मास ऑफ Na या एवोगैड्रो मास ऑफ Na एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास, जिसको मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर Na एटम का मास A के बराबर है तो 1 एटम का मास क्या होगा, तो मास ऑफ 1 एटम, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A अपॉन Na, A एटॉमिक मास और Na
एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमने एक एटम का तो मास हमने पता कर लिया। अब अगर मैं जब वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब। अगर मैंने यहाँ पर इसकी एज लेंथ क्या मान ली है, ए मान ली है इस यूनिट सेल की, इस क्यूब की, और इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक बनाया तो सारे क्या कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा ये। अब ऐसे तो दिखने में इसमें लग रहा है मेरे पास 8 एटम प्रेजेंट है, वैसे तो इसमें कितने 8 एटम प्रेजेंट है, लेकिन टोटल के 8 एटम्स है क्या इसमें, नहीं। इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम है इस यूनिट सेल में वो तो कितना होंगे 1 ही, क्योंकि एक कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसमें इस क्यूब के अंदर जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/8 है, तो 8 कॉर्नर का कितना हो जाएगा टोटल मिला के 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम दैट मीन्स रैंक ऑफ यूनिट सेल मुझे पता होने चाहिए। तो यही लिख रहे हैं कि अगर मुझे मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट यूनिट सेल, मतलब उसमें जो भी एटम है उसके एक एटम का मास पता होना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ एटम है तो वहां से मैं मास ऑफ यूनिट सेल निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वही लिख रहा हूं मैं। इससे पहले चलो ये लिख लेता हूं मैं, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम, that means Z, number of atom in unit cell, that is Z multiply by mass of 1 atom। सही है कि एक एटम का मास पता होना चाहिए मुझे और कितने नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो उससे मुझे टोटल उस यूनिट सेल का मास पता लग जाएगा। अब लिख लें यहाँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वो तो मुझे दे ही रखा है, ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, ये एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। तो टोटल डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ जो यूनिट सेल है, ठीक है, इस फॉर्मूले में मास ऑफ यूनिट सेल मैंने निकाल ही लिया, और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे Z इंटू Na/A, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल वो तो Z होता ही है, और मास ऑफ 1 एटम यहाँ से हमने देख लिया उल्टा लिख दिया मैंने, A/Na होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा A/Na। तो बस डायरेक्ट यहाँ लिख दे, तो ये तो हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल Z इंटू A/Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब। तो यहाँ से जो डेंसिटी कैलकुलेट होगी वो हो जाएगा Z इंटू A/Na इंटू A क्यूब। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो इसकी यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यूनिट का खास ध्यान रखना, ग्राम में क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक मास है हम इन जनरल किसके अंदर, ग्राम के अंदर ही बात करते हैं, और जो लेंथ होती है यूनिट सेल की बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो डेंसिटी का बनाया है उसमें क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना क्या यूनिट। अब लेकिन जो आपको रेडियस वगैरह और ये जो मिलेगी वो पिकोमीटर और या एंगस्ट्रॉम वगैरह या इस तरीके से मिल सकती है, तो उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, सेंटीमीटर पे, और फिर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से Na जो मैं कह रहा था, Na तो क्या है इसमें एक एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट हुआ, तो D डेंसिटी, रैंक ऑफ यूनिट सेल, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट A, और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। 1 2 3 4 वेरिएबल है। अब डेंसिटी पूछी है तो ये 3 वैल्यू गिवन होगी, अगर Z पूछा तो ये 3 होगा, यानी इनमें से कोई भी 4 में से 3 वैल्यू गिवन हो सकती है, चौथी वो पूछेगा यानी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। तो एक इस पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले आप इसको एक बार कॉपी कर लें। अब देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC यूनिट सेल
इफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन द क्रिस्टल लैटिस 1.73 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसने बोला जो सोडियम एटम है या सोडियम एलिमेंट है वो बीसीसी यूनिट सेल के अंदर, बीसीसी क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है। मतलब उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, बीसीसी होगी। ऐसे बहुत सारे बीसीसी कंबाइन होकर सोडियम का क्रिस्टल बनाएंगे नहीं। और इसने बोला कि जो नियरेस्ट नेबर है, जो नियरेस्ट नेबर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बोला है 1.73 एंगस्ट्रॉम बोला है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन द क्रिस्टल लैटिस इज 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो हम एक तो यूनिट सेल की एज लेंथ बतानी और उसकी डेंसिटी बतानी। तो देखिए पहले, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके नियरेस्ट नेबर, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली, जहाँ पे हमने इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी थी। तो एक बीसीसी का क्रिस्टल में बना रहा हूँ। इसके अंदर हमें पता है ये जो अपोजिट कॉर्नर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है। ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला कॉर्नर है। इसका यहाँ पर एक सेंटर होगा, ये सेंटर और कॉर्नर का हाफ, ये सेंटर और कॉर्नर का हाफ। तो यहाँ पे सेंटर पे एक क्या होगा हमारे पास, बॉडी सेंटर के अंदर, बॉडी सेंटर के अंदर हमारे पास 8 तो कॉर्नर्स पे एटम होंगे और एक बॉडी के सेंटर पे एटम होगा। तो ये कॉर्नर वाला एटम, ठीक है। ऐसे एक एटम इधर होगा, उसको मैं बना नहीं रहा हूं। तो ये तो हुआ, ठीक है। तो कॉर्नर सेंटर वाला एटम, बॉडी सेंटर वाला, फिर वापस कॉर्नर वाला, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। बॉडी डायगोनल पे 3 एटम्स बीसीसी के अंदर टच करते एक दूसरे को, ठीक है। बार बार इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो और अब तो ये चीज़ें आपको क्या याद हो जानी चाहिए, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें 8 कॉर्नर प्लस एक क्या बॉडी सेंटर। ये तो अगर सिर्फ कॉर्नर है तो सिंपल क्यूबिक कहलाएगा, और इसके सेंटर पे भी अगर एटम आ जाएगा एक तो ये कहलाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये एटम नहीं बनाया मैंने, ये सेंटर वाला बनाया, ये बनाया को, ठीक है। इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। चाहो तो आप बना सकते हो। अब इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है जो नियरेस्ट नेबर होता है। तो बीसीसी के अंदर हमें पता है कि सबसे कम जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने बात करी थी बीसीसी के कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। कैसे कि इसका जो सेंटर होता है, बॉडी का सेंटर होता है, ये 8 कॉर्नर को टच करता है। या मैं ऐसे बोल लूँ, कोई भी एक कॉर्नर है वो उसके नियर बाय जितने भी 8 यूनिट सेल है, उन सभी यूनिट सेल के अंदर सेंटर में जो भी हमारे पास एटम प्रेजेंट है, एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट एटम को टच करता है। कैसे भी आप समझ सकते हो, दोनों तरीके से मैंने समझाया था। तो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर कौन होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है पूरा बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस है यहाँ पे √3a/2, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ, ये हो जाएगा ये पूरा तो √3a है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है √3a/2, ठीक है। तो ये नियरेस्ट नेबर कौन सा है इसके, इस सेंटर एटम की ये नियरेस्ट है या इसके सेंटर ये नियरेस्ट है, ठीक है। तो अभी मैंने नीचे वाले बनाया तो इन दोनों की बात कर लेता हूँ। ये दोनों इसके नियरेस्ट नेबर है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, तो डिस्टेंस बिटवीन कई लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि सर ये कॉर्नर वाला, ये सेंटर वाला, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, 0 डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यहाँ से नहीं बेटा, कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो इस कॉर्नर पॉइंट से और इस सेंटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेजर किया गया है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेजर किया गया और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.73 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आ रही बात समझ में। तो ये
बॉडी सेंटर से किसी भी एक कॉर्नर दोनों के बीच में, बीसीसी के केस में, ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है। तो अब हमें इसके क्या कैलकुलेट करनी है, एज लेंथ कैलकुलेट करनी। तो अब आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें जो डिस्टेंस दे रखा 1.73 एंगस्ट्रॉम, ये r मैंने मान ली इसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम r मान ली, तो ये भी r है, तो ये 2r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो लेट रेडियस ऑफ एटम इज r and edge length of unit cell is a, ठीक है, स्मॉल ए मानी और इसको कैपिटल R मान ली मैंने। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मुझे पता लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी, जो 2R है वो इक्वल्स टू 1.73 एंगस्ट्रॉम के, दैट मीन्स जो R है वो हो जाएगा 1.73/2 एंगस्ट्रॉम और 1.73, ठीक है, अप्रॉक्सली अगर लिखना चाहो तो 1.73 क्या होता है, √3 होता है। तो R इक्वल्स टू मैं क्या √3/2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 क्या होता है 1.73 होता है। तो यहाँ पे 1.732 या 1.73 राउंड ऑफ करके मैंने √3 लिख दिया। R की वैल्यू अगर मुझे पता लग गई तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसकी एज लेंथ पूछी, ए पूछा है यानी, ठीक है। तो ए और एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बीसीसी के अंदर क्योंकि इस तरीके से ये तीनों टच कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी क्या है एक और, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है एक और कॉर्नर पे एटम होता है और कॉर्नर वाले दोनों एटम और सेंट्रल वाले तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ R, फिर यहाँ से यहाँ R, फिर R, फिर R, तो 4R इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल होता है, और वो बॉडी डायगोनल जो है, ठीक है, तो 4R इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है √3a, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अगर मेरे पास R की वैल्यू पता लग गई तो a कैलकुलेट कर सकता हूँ। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4R/√3, और R की जगह मैंने वैल्यू रख दी है 4/√3, ठीक है, 4/√3, और R की जगह लिखा मैंने √3/2, दैट मीन्स A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, डेंसिटी की, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, Z × A अपॉन NA × A3, है ना। तो Z यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बीसीसी के अंदर, वो होते कितने 2। सारे एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन इस यूनिट सेल में 1/8 और 8 कॉर्नर मतलब 8 × 1/8 1, और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन पूरा 1, तो टोटल 1 + 1 2, तो Z की वैल्यू है 2, ठीक है। A हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एटॉमिक, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास है, मतलब कौन दे रहेगा, सोडियम दे रहेगा, तो एटॉमिक मास हमें पता है इसका कितना होता है 23 ग्राम। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, यूनिट लिख लेना उस फॉर्मूले के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल Z × A अपॉन NA × A3। ये जो यूनिट होती है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होती है, जिसको हम सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। यानी ग्राम क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास जनरली हम किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं यानी, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर लिखी हुई यूनिट है, तो इसमें ध्यान रखना सीसी के फॉर्म में। अगर कोई मीटर दे रखा है, एंगस्ट्रॉम दे रखा है, पिकोमीटर दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है पीछे, ठीक है, वहाँ पे यूनिट भी लिख लेना। बस अब इसकी वैल्यूज रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो Z की जगह तो क्या रखेंगे हम 2, एटॉमिक मास मेरे पास कितना है 23, फिर Na इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.023, तो राउंड ऑफ करके मैं क्या करता हूँ 6 ही कर लेना, लिख देता हूँ चलो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 6 मान लेना। और A3, A मतलब यहाँ पर मुझे 2 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है, तो इसको चलो मैं यही कर देता हूँ
2 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। ये दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 2 × 10 की पावर -10 मीटर। और मुझे क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखनी है यहाँ पे वैल्यू, मतलब इसको किस में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या करूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेना एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे बस। तो ए की जगह क्या लिख लें यहाँ पे, 2 × 10 की पावर -8 का क्यूब। बस इसको सॉल्व कर ले तो 10 की पावर -8 × 3 तो -24, और ये +23 मतलब 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 230, 460 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा 460, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये और इसको सॉरी 2 नहीं, इधर ये 8 हो जाएगा। हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 24, तो 230 डिवाइड बाई 24 कैलकुलेट कर लेना। मैं लिख देता हूँ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी लैंग्वेज का ध्यान रखना, क्या पूछा गया है, कौन सा यूनिट सेल है, वहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, ए या तो डायरेक्ट दे रखा होगा या इसमें जैसे इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई बार डेंसिटी दे दे, ए पूछ ले, या फिर हो सकता है एटॉमिक मास ही पूछ ले या z पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो इसको आप कॉपी करें। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, या कई बार इनको सिंपल वॉइड्स भी बोलते हैं या होल्स भी बोलते हैं। तो वॉइड्स से आपको पता है कि कोई भी स्पेस जो वैकेंट है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, एक बात जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जो भी हमारे एटम्स हम उसको कैसे मानते हैं, स्फेरिकल इन नेचर मानते हैं। वो भले कोई से भी एलिमेंट का एटम हो, स्फीयर होगा, वो छोटा हो बड़ा हो अलग बात है, लेकिन स्फेरिकल इन शेप होगा। यानी तो हमें पता है जो भी स्फीयर होता है या जो भी हम बोलते हैं जैसे क्रिकेट बॉल है, बास्केटबॉल है, तो वो स्फीयर एक। अब उन बॉल्स को कैसे भी आप ज्वाइन कर लो, हमेशा उनके बीच में, ठीक है, जैसे एक लाइन मैंने बनाई, एक क्रिकेट बॉल ली और मैंने उनकी एक लाइन बनाई जिसमें मैंने 5-6 बॉल रख दी। फिर उसके पैरेलल मैंने एक और लाइन बनाई, फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके से मैंने इनको क्या करा, अरेंज करा। ठीक है, सेम साइज की सारी। अब इसको अरेंज करने के भी 2 तरीके, या तो मैं इसको वापस ऐसे अरेंज कर लूँ एक के नीचे एक, या दूसरा तरीका है कि मैं इनके बीच में अरेंज कर दूँ। यानी कैसे भी आप अरेंज कर लो, जब भी आप अरेंज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि इनके बीच में कुछ ना कुछ ये स्पेस क्या हो जा रही है, खाली रह जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेस तो हमेशा क्या रहेगा, खाली। ये जो वैकेंट स्पेसेस रह जाती है इन स्फीयर्स के बीच में, इसे ही हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल वॉइड्स या होल्स। अब यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं हम सॉलिड स्टेट में, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो भी स्फेरिकल नेचर है, और एक यूनिट सेल में हमें पता है क्या है कि कॉर्नर पे या फेस सेंटर पे या बॉडी सेंटर पे एटम्स लगे होंगे। तो ऐसा एक यूनिट सेल होगा, उसके पैरेलल में से मल्टीपल 3D डायमेंशन में, x के पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, y के पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में और z के पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में यूनिट सेल्स होंगे। दैट मीन्स वो एटम्स जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कैसे टच हो रहे होंगे। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अब इस पर बात नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो एटम्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। यानी अब अरेंज होने के कई तरीके, यानी उनके अरेंज होने के जो तरीके बदलते जाएंगे, उससे हमारे वॉइड का जो शेप है या उनका नेचर है वो भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो इंटरस्टिशियल वॉइड में हमने ये लिखा है, गैप्स फॉर्म बिटवीन एटम्स व्हेन दे टचेस ईच अदर। ठीक है, जब एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं एक एटम हवा में रख दिया दूसरा, कोई ना कोई तो टच कर रहा होगा तभी उसको रोक रहा होगा। जैसे कॉर्नर वाले आपस में सिंपल क्यूबिक में सारे टच करते, लेकिन जैसे बॉडी सेंटर हमने रख दिया एक उसके बीच में, अब वो कॉर्नर वाले टच नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि अब बॉडी सेंटर से टच कर रहे हैं। इसी तरीके फेस सेंटर पर हम डाल देते तो कॉर्नर वाला टच करना, मतलब किसी ना किसी से तो कहीं ना कहीं टच हो रहे होते वो। ठीक है, तो इस तरीके से वो अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इसमें हमने बात स्टार्ट कर रहे हैं सबसे सिंपल तरीके से कि जो गैप्स होते हैं या जो वॉइड्स या होल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो हमने स्टार्ट करा सबसे पहले प्लेनर वॉइड, या जिसको हम बोलते हैं 2D वॉइड। प्लेनर वॉइड मतलब x और y, जैसे अभी मैंने बोर्ड पे बनाया तो एक तरीके से क्या है, इसमें ये प्लेनर है, एक प्लेन बनाया मैंने,
एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मैंने क्या रखे, एटम्स को अरेंज करें जो स्फेरिकल इन शेप है, और इनके बीच में वॉइड्स बनने के दो तरीके, एक तो क्या, अगर एक के नीचे एक लगाऊंगा तो इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, जो वॉइड बनेगा वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा। ऐसा नहीं है कि वॉइड को आप इस शेप का बना दोगे, सर ये इस तरीके का दिख रहा है तो ये पूरा वॉइड, नहीं, इस तरह का वॉइड नहीं होगा। हाँ, इस शेप के अंदर कौन सा मैक्सिमम, ठीक है, लार्जेस्ट रेडियस का, लार्जेस्ट साइज का जो भी यहाँ पर ही, मतलब सबको टच करते हुए यहाँ पर क्या आ सके, वर्ड आ सके, वो जो वर्ड होगा वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसा खाली वैसा भी शेप बना दूँ, नहीं। तो हम पहले पढ़ने वाले 2D या हम प्लेनर वर्ड जिसको बोल रहे हैं, और इसमें लिखा दोस वर्ड इन विच सेंटर ऑफ एटम एंड सेंटर ऑफ वर्ड आर इन सेम प्लेन। ठीक है, दैट मीन्स जो वर्ड बन रहा है यहाँ पे, ये जो वर्ड बन रहा है इसका सेंटर और जो इसके पास में जिससे ये बन रहा है उन स्फीयर्स का सेंटर एक ही प्लेन में हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, प्लेनर वर्ड या 2D वर्ड। सिंपल सा है कि हम क्या बॉल्स ले ले, क्रिकेट बॉल ले ले और उसके 5-6 से लाइन लगा दे पैरेलल, ठीक है, और उनके बीच में जो गैप बन रहा होगा उसमें ऐसा एक स्फीयर रखे जो उसके बीच में फिट हो जाए। अब वो जो बीच में फिट हो रहा है तो उसका जो मतलब ये जो वर्ड बन रहा है इसका जो सेंटर है और ये जो सराउंडिंग इसके एटम्स या स्फीयर है इनका जो सेंटर से एक ही प्लेन में सारे लाई करने चाहिए। अगर वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे सारे तो हम उनको बोलते हैं 2D या प्लेनर वर्ड, और अगर नहीं करे तो 3D या नॉन प्लेनर वर्ड कहलाते हैं। तो पहले हम 2D की बात करने वाले हैं। तो 2D या प्लेनर वर्ड के अंदर ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ वर्ड एंड सेंटर ऑफ एटम या स्फीयर्स सराउंडेड, या सेंटर ऑफ वर्ड या सेंटर ऑफ एटम्स जिनके मिलने से हमारा वर्ड बन रहा है, दोनों का क्या होता है, सेंटर एक ही प्लेन के अंदर लाई करता है। अब उसके अंदर भी प्लेनर के अंदर दो तरह के होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, एक होता है ट्रायंगुलर और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। तो ट्रायंगुलर जो वर्ड होता है उसमें क्या होता है, वर्ड फॉर्म्ड बाय टचिंग 3 एटम्स इन अ सेम प्लेन। 3 एटम के टच होने से जो हमारा वर्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड बोलते हैं। यानी जैसे यहाँ पर मैंने बनाया 1, 2 और 3, ठीक है, फ्री हैंड से बनाया तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सेम शेप और सेम रेडियस के 3 स्फीयर है। इनके बीच में दिख रहा है कि स्पेस दिख रहा है, तो ये ऐसा नहीं ट्रायंगल वर्ड बना है। इनके बीच में जो मैक्सिमम साइज का जो स्फीयर आ सकता है वो कहलाएगा यहाँ पर क्या, ट्रायंगुलर वर्ड। ये ट्रायंगुलर वर्ड है। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगुलर वर्ड है इसकी रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये भी कैसा है, वर्ड स्फेरिकल इन शेप है, और ये तो खुद एटम से, तो इनकी रेडियस तो होगी। तो दोनों की रेडियस के बीच में रिलेशन क्या, वो अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं ये तो क्या है हमारे पास, एटम है, और ये क्या है हमारे पास, इस केस में स्पेसिफिक ट्रायंगुलर वर्ड है ये। ठीक है, ये स्फीयर है 3 और ये ट्रायंगुलर वर्ड है, तो इसका भी एक सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर इस स्फीयर का भी एक सेंटर है, यानी इस एटम का भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। इन तीनों एटम्स के सेंटर और इस वर्ड का सेंटर एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, 3 एटम से मिलके, 3 एटम आपस में जब एक दूसरे को टच करते हैं उससे जो वर्ड बनता है वो कहलाता है ट्रायंगुलर वर्ड। अब मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे लेट, ठीक है, सबके लिए, आगे जितने वर्ड पढ़ने वाले सबके लिए कॉमन मान रहा हूं मैं, लेट रेडियस ऑफ एटम इज कैपिटल R ले रहा हूं एंड रेडियस ऑफ वॉइड इज स्मॉल r ले रहा हूँ। ठीक है, पीछे जो भी हमने कन्वेंशन माना, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए मान रहा हूँ एटम बड़ा होता है तो मैंने बड़ा r ले लिया, और वॉइड होगा छोटा होगा तो उसको इसलिए छोटा r ले लिया। अब कैसे इसमें हम रिलेशन फाइंड करें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर तीनों के सेंटर्स को क्या कर दे रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब ये ट्रायंगल जो बना है, क्योंकि
ये सारे स्फीयर, जो तीनों स्फीयर है क्या है, सेम रेडियस के। तो ये भी इधर से भी आर होगा, इधर से इधर तक भी आर होगा, ये इधर तक भी आर होगा, ये भी आर होगा। दैट मीन्स सारी साइड्स इसके क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और ये जो हमने वॉइड का सेंटर बनाया, ये वॉइड का सेंटर भी तो इस ट्राइंगल के एग्जैक्टली बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ से एक मैंने अगर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से एक मैंने क्या करा, लाइन ड्रॉ करी, कहाँ पर, किसी भी एक वर्टेक्स पे, ठीक है, जो हमारा वॉइड का सेंटर है वहाँ से मैंने किसी भी एक वर्टेक्स पे लाइन ड्रॉ करी, और एक लाइन मैंने इसी सेंटर से परपेंडिकुलर बिल्कुल इसकी यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ ये हुई, एक ये लेंथ हुई और एक ये हो गई। अब क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और बिल्कुल सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है जो एंगल होता है एक वर्टेक्स का कितना होता है, 60 डिग्री का, उसका एग्जैक्टली मिड से ही पास हो रही है लाइन। तो ये जो एंगल होगा इस केस में, ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल की बात करो, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, तो मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे चाहो तो आप लिख लेना, मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैं बोल देता हूँ ABC। इसका जो सेंटर है इसको मैंने O नाम दिया, और ये इधर जो आ रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा उसको मैंने D नाम दिया। अब इस OB और D को मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ, OB और D को ठीक है, इस OBD को अलग से मैंने बना दिया। तो ये ऊपर O हो गया, यहाँ पर ये D हो गया, और यहाँ पर ये B हो गया। ये जो एंगल है, इस एंगल की मैं बात कर रहा था, अब ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये पूरा एंगल 60 है और उसका हाफ हो गया, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब बात कर लेते हैं लेंथ की। तो जो लेंथ होगी यहाँ पे देखना, ये BD जो लेंथ है ये बिल्कुल इस मतलब D पॉइंट पे दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और यहाँ पर ये इसका सेंटर, यहाँ पे इसका सेंटर है। दैट मीन्स ये जो BD है ये कैपिटल R होगी, रेडियस ऑफ एटम होगी, ठीक है, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ एटम होगी। और ये जो BO है या OB है, ये वाली लेंथ है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक, ठीक है, स्फीयर और ये वॉइड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, कैपिटल R। और यहाँ से अंदर ये भी इसकी क्या है, वॉइड की रेडियस है। मतलब दोनों जो ये टोटल लेंथ है, ये समेशन किसका है, इस समेशन है रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यह है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दोनों का समेशन है। कौन सी, ये OD जो हमने OB जो हमने लेंथ बात कर रहे हैं यहाँ से B से लेके O तक, तो यहाँ तक तो क्या होगा, स्मॉल r होगा, और इसके बाहर क्या होगा, कैपिटल R, ठीक है। इसके हेल्प से हम इसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें पता लग गया 30 है, तो cos 30, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल हो ही गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही। तो ये तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो गया, BD तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब cos 30 का मतलब है BD अपॉन OB, सही है। जो BD है वो तो है कैपिटल R, और जो OB है वो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, सही है। cos 30 मतलब sin 60 भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर लो। तो कैपिटल, इस टर्म को तो मैं ले गया इधर और इसको ले गया इधर, ठीक है, या फिर रेसिप्रोकल ले लो, कैसे भी मान लो, और ये हो गया 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। ये टर्म इधर आ गई, ये टर्म इधर आ गई, 2 उधर चला गया, √3 इधर चला गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली यहाँ से, ठीक है, R अपॉन R, ये तो हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन R,
ये हो जाएगा 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R ये हो जाएगा 2/√3 मतलब 1.732 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करने पे जो r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू आएगी, ठीक है, एक बार आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, इसकी वैल्यू आएगी 0.155 0.155। तो ये ऐसे बोल सकता हूँ मैं, जो रेडियस ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड है वो 0.155 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट चाहे तो याद रखना, वैसे मैंने बता दिया कैसा है, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना, आगे ये रेडियस रेशियो एक टॉपिक पढ़ने वाले इसी चैप्टर में हम उसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम इसको एक बार फिर से देख लेना ध्यान से, वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ें, सब चीज़ें मैंने आराम से समझाई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको एक बार पहले आप कॉपी करें। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड क्या होता है? वॉइड फॉर्म बाय टचिंग 4 स्फीयर इन सेम प्लेन। 4 अगर स्फीयर एक ही प्लेन में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनसे बनने वाला जो वॉइड है वो कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर वॉइड। तो ये 4 मैंने क्या लिया, पहले यहाँ सेंटर में लगाया तो 3 ही टच कर रहे थे, अब यहाँ पर एक इसके पैरेलल में लगा दिया, तो इस तरीके से 4 स्फीयर या 4 एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और इन चारों एटम या स्फीयर, ठीक है, इनके टच होने से जो बीच में स्पेस बची है वो इसका क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। और क्यों इसको स्क्वायर प्लेन बोल रहे हैं, क्योंकि इन चारों के सेंटर्स को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, चारों के सेंटर्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्क्वायर नज़र आएगा। पहले जैसे तीनों के सेंटर को ज्वाइन करा तो एक ट्रायंगल नज़र आया था, तो ट्रायंगुलर बोला, चारों को ज्वाइन करा तो स्क्वायर नज़र आएगा। लेकिन ये वॉइड स्क्वायर नहीं होता है। और दूसरी बात, जो वॉइड होता है वो पूरा ये वॉइड नहीं कहलाता है, ये वॉइड मैक्सिमम रेडियस का होता है, जो इस पूरे चारों जो स्फीयर है या चारों एटम्स है इनको टच कर ले, यानी ठीक है, इनको सबको टच कर ले, तो इससे बनने वाला जो ये मैक्सिमम रेडियस का जो स्फीयर बनेगा इसके अंदर, ठीक है, या सर्किल बनेगा ऐसे भी बोल सकता हूँ, वो क्या कहलाएगा मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर वॉइड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये तो है एटम और ये है स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड है। अब फिर से वही बात आ गई कि मुझे क्या करना है, रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ एटम के बीच में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, इनके सेंटर्स को मैंने क्या करा, आपस में ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से इसके सेंटर से पास होते हुए, ठीक है, वॉइड के सेंटर से पास होते हुए यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 वर्टेक्स, इसको नहीं ज्वाइन करा, इस तरीके से एक डायगोनल खींच दिया मैंने स्क्वायर के अंदर, और ये किसके, वॉइड के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक एटम की रेडियस, यहाँ से पूरा क्या, डायमीटर, मतलब 2 रेडियस आ जाएगी वॉइड की, स्मॉल आर की, और ये पूरा क्या आ जाएगा, कैपिटल, क्या आ जाएगा, कैपिटल वापस आ जाएगा, मतलब कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, मतलब कैपिटल 2R आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल 2r आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कैपिटल R प्लस कैपिटल R, तो वापस से कैपिटल 2R आ जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा, पिछले केस में तो ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, तो यहाँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और ये क्योंकि एक स्क्वायर होगा और यहाँ से मैंने डायगोनल खींची है, तो इस एंगल का बिल्कुल हाफ होगा, तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो वापस cos 45 लेके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर किसी को समझने में दिक्कत हो रही तो बिल्कुल लास्ट वाले जो हमने निकाला था, ट्रायंगुलर वॉइड की जैसे रेडियस निकाल ली थी, बिल्कुल उसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो इसका सेंटर है, यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, और इस बार मैं इसको नाम दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B, और इस वाले नीचे वाले पॉइंट को नाम देता हूँ C। तो ये A, B और C को, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं इधर अलग से। तो ये एंगल जो है,
अभी भी इसके लिए भी छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा लो, एंगल तो अभी भी क्या रहेगा इसका 45 डिग्री रहेगा, है ना। और ये वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी। अगर मैं बात करूँ लेंथ की, ए और सी की जो लेंथ है, ए सी की लेंथ है वो कैपिटल आर होगी। रेडियस ऑफ एटम, और ए बी जो है लेंथ, ये ए बी लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बिल्कुल लास्ट वाला जैसे हमने वॉइड कैलकुलेट करा था बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया, बस एंगल चेंज हो गया इस केस में, बाकी सब चीज़ें वैसे ही सेम रही। तो यहाँ से देखें, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, वापस ले ले, कॉस इस बार कितना आ जाएगा, पिछली बार 30 लिया था, इस बार कॉस 45 हो जाएगा। और बेस क्या दे रखा है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, ए बी। तो कॉस 45 या साइन 45 सेम ही होता है 1/√2, और ए सी की वैल्यू कैपिटल आर और ए बी की वैल्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं दोनों साइड, तो ये कैपिटल आर प्लस आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर, ये √2, और आर अपॉन कैपिटल जो आर है वो हो जाएगा √2 माइनस 1। √2 क्या होता है, 1.414 माइनस 1, दैट इज आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू 0.414। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ट्राइंगुलर वाइड और एटम के रेडियस के रेशियो निकाला था, वैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर प्लेनर रेडियस और एटम के रेडियस के बीच में रेशियो निकाल लिया। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, रेडियस ऑफ स्क्वायर प्लेनर वॉइड इज इक्वल्स टू 0.1414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, प्लेनर में हमने देखे दो तरह के वॉइड होते हैं, एक था ट्राइंगुलर और एक था स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसी तरीके से नॉन प्लेनर की बात करें तो प्लेनर में हमने क्या बोला था, जो वॉइड बन रहा है और जो हमारे एटम्स हैं, सारे एटम्स और वॉइड के सेंटर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, भले वो ट्राइंगुलर हो या स्क्वायर हो। नॉन प्लेनर में बिल्कुल इसका उल्टा है कि जो हमारे जितने भी एटम्स हैं उनके सेंटर और जो भी उसमें वॉइड बनेगा उनका प्लेन कभी भी उनका सेंटर कभी भी एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। तो यही लिखा है इसमें, नॉन प्लेनर वॉइड, जैसे हम 3D वॉइड भी बोलते हैं। वॉइड इन विच सेंटर ऑफ एटम एंड सेंटर ऑफ वॉइड आर नॉट इन सेम प्लेन। इसमें भी 3 तरह के वॉइड होते हैं मेजरली, वैसे हम टेट्राहेड्रल और कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ते हैं, एक क्यूबिकल वॉइड भी होता है, ठीक है, वो भी देख लेंगे, लेकिन मेजरली 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड है, नाम से पता लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा है। मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन हम जो सबसे सिंपल बताते हैं, CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें टेट्राहेड्रल शेप होता है, उस शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, वॉइड फॉर्म बाय टचिंग 4 एटम इन विच 3 स्फीयर्स या 3 एटम्स। ठीक है, इसकी जगह एटम्स लिख लेना अगर मैंने वो एटम लिखा है, तो इन विच 3 एटम्स, इन विच 3 एटम्स आर इन सेम प्लेन एंड 4th एटम इज अबव और बिलो द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 2D के अंदर भी हमने देखा था, एक स्क्वायर प्लेनर जो हमारा बन रहा था, वॉइड बन रहा था, उसके अंदर भी 4 एटम से मिलके बन रहा था। टेट्राहेड्रल भी क्या है, 4 एटम से मिलके बन रहा है, लेकिन वहाँ जो स्क्वायर प्लेनर में 4 एटम थे वो सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे थे। यहाँ जो 4 प्लेन है वो सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे, 4 एटम सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे, 3 एटम तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और चौथा जो एटम है वो उस प्लेन के अबाव वाले प्लेन में मिल जाएगा या बिलो वाले प्लेन में मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है इसका अरेंजमेंट वो देख लेते हैं। तो जैसे एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, ठीक है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे, जैसे हमने क्या बनाया था, ट्राइंगुलर प्लेनर बनाया था। ठीक है, प्लेनर के अंदर हमने ट्राइंगुलर वॉइड बनाया था सबसे, ऐसे थे 3 स्फीयर एक दूसरे को टच करते, तो इसमें भी 3 स्फीयर एक दूसरे को टच करते। अब जो चौथा 4th वन जो हमारा स्फीयर या एटम है वो
इन तीनों के ऊपर, मतलब मैंने 3 बॉल ली, ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर दी, तीनों एक दूसरे को टच, और चौथी बॉल ली सेम साइज की, इसको इसके ऊपर रख दिया मैंने, या इसको उल्टा बोल सकता हूँ, इसके पीछे की साइड रख दिया, तो अबाव या बिलो कैसे भी बोल सकते हो। तो जो फोर्थ एटम या स्फीयर होता है वो इसके ऊपर रखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, जिसको मैं डॉटेड फॉर्म से बना रहा हूँ। अब 3 तो जो बेस बन गया और उसके ऊपर एक और एटम रखा, उन तीनों के बीच में भी कुछ ना कुछ स्पेस होगी, ठीक है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यहाँ जो ये वर्ड बनेगा, ठीक है, अब दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो ट्रायंगुलर नहीं है, ये 3 प्लेन के बीच में 3 तो स्फीयर या 3 एटम एक प्लेन में और उसके ऊपर एक और एटम रखा, और उनसे चारों से जो सराउंड हो गए, चारों को टच करते हुए जो स्फीयर, वहाँ पे ये जो हमारे पास वर्ड बना था ट्रायंगुलर प्लेनर में, वो 1 2 3 ही स्फीयर को टच करता था, लेकिन जो इसमें वर्ड बनेगा वो ये चारों स्फीयर को टच करेगा। वो कैसे भी घुमा के, आप इसको कैसे भी घुमा के इस वाले स्फीयर को ऊपर ले आओ 3 प्लेन में आ जाएंगे, या इसको ऐसे कर दो तो ये 3 प्लेन में आ जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, ठीक है। इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोला, जैसे टेट्राहेड्रल में कैसे भी घुमा के देख लो एंगल सेम आता है, सेम इसमें यही कहानी, इन बॉल को कैसे भी घुमा, ऐसे अरेंज कर लेना चाहो तो, ठीक है, अरेंज करके आप उनको कैसे भी घुमा के देखना, एक बॉल अबाव मिलेगी, 3 प्लेन के अंदर मिलेगी। अब इसको टेट्राहेड्रल इसलिए बोला है, ध्यान से सुनना, इस जो वर्ड का सेंटर है, टेट्राहेड्रल वर्ड का जो सेंटर है, उस सेंटर से मैं चारों स्फीयर जो 3 प्लेन के अंदर है, या चारों एटम्स जो 3 प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के ऊपर की तरफ है, इन चारों एटम्स के सेंटर को जब मैं ज्वाइन करूंगा, किसको ज्वाइन कर रहा हूं मैं, इस जो वर्ड बन रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड के सेंटर को चारों एटम्स के सेंटर से जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल क्या है, टेट्राहेड्रल है, जैसा हम बोलते हैं 1 और 2 प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से दिखता है। हम जब इसको ऐसे रखेंगे तो बेस इसका बनता है ट्रायंगल जैसा, तो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे ये जो 2 एटम रखे हुए हैं, ठीक है, ये लेफ्ट राइट वाले 2 हो गए, ये एक नीचे हो गए, तो तीनों किसके अंदर मिल रहे हैं, सेम प्लेन के अंदर, और ये ऊपर से जो रखा गया आगे वाला इस तरीके से। यानी अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे तो ये बॉन्ड बन रहे तो थोड़ा स्पेस आ रहा है, या बॉन्ड नहीं बनेंगे, तीनों ये एक दूसरे से चिपके हुए होंगे और ये इसके ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ समझाने के लिए कि टेट्राहेड्रल क्यों बोला गया है, तो ये जो ब्लैक वाला सेंटर में जो आप जिसको कार्बन बोलते हैं टेट्राहेड्रल के, ये ब्लैक वाला एक तरीके से यहाँ पर क्या बन रहा है, वॉइड बन रहा है, नहीं मतलब इन तीनों और ये तीन जो एटम्स हैं, इन तीनों एटम्स को टच करके रख दो और उसके ऊपर एक और एटम रखूंगा, तो वो जो बीच में स्पेस होगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। और मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों के सेंटर से, मतलब 3 तो ये नीचे बेस में जो एटम है ये, और एक ऊपर जो एटम है, इन चारों एटम्स के सेंटर से जो हमारा वॉइड है उसके सेंटर्स को मैं टच करूंगा। जैसे मैंने ये टच करा, इसको टच करा, इसको टच करा, इसको टच करा, तो देख लो आपको दिख ही रहा है यहाँ से क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है। नहीं, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं क्योंकि यहाँ से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। नहीं, अब इसको दूसरे वे में मैं दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी रेडियस भी निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे। मैंने बनाया फिर से 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 तो बना दिए मैंने जो बेस में था। एक स्फीयर को मैंने इधर ऊपर बनाया है। अब मैं थोड़ा सा 3D व्यू प्रोजेक्शन देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें क्या है, ये जो 3 है ना, ये तो एज इट इज है। अब प्लेन पे तो अब ये जो आगे वाला इसको तो मैं बोर्ड पे दिखा नहीं सकता, तो मैंने कहा इसको ऐसे ऊपर बनाया नहीं, ठीक है। ये 3 तो यहाँ पर थे प्लेन, और ये जो आगे वाला इसको थोड़ा ऊपर एलिवेटेड करके दिखाया ताकि आपको पता लगे। और इनके बीच में जो वर्ड बनेगा उस वर्ड को भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने मान लिया ये वर्ड है इसका, और कैसे इनको मैंने इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ठीक है, इन सबको मैं क्या कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ, या ऐसे ना करके बेटर है इससे मैं ज्वाइन करूँ। इसके सेंटर से ज्वाइन करा, इसके सेंटर से ज्वाइन करा, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब बात हो रही है कि हमें तो क्या रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है, स्ट्रक्चर कैसे टेट्राहेड्रल हुआ, क्यों हम इसको टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं, ये अभी तक मैंने बात करी है, समझाइए। अब बात करते हैं इसमें
दोनों के रेडियस की बात। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या करा, अब यह दिखाने में मैंने ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में ये जो बॉल है, ये जो एटम है, ये तीनों के इधर सेंटर पे पड़ी है, मतलब इन तीनों को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये दोनों एक दूसरे को टच करें, तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2r के बराबर। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो 2r के बराबर, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो 2r के बराबर। सेम ऐसे इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या होंगे, ये भी किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। ये बस ऊपर हाइट ऐसे दिखाने के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने, अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, 3 यहाँ से दिख रहा है, 3 जो बेस में हमारे एटम्स है इनको भी टच कर रहा है, और ये ऊपर रखा उसको भी टच कर रहा होगा। दैट मीन्स यह दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया, लेकिन ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और यहाँ इसको भी टच कर रहा है। तो इस तरीके से ये सेंटर से यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ सेंटर से एक लाइन यहाँ खींची मैंने। अब ये अगर मैं बोलूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R और स्मॉल r का समेशन होगा, ठीक है। ये कोई स्पेस नहीं है बीच में खाली, ये सबसे टच है, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए, यहाँ से 2D में दिखाने में मुश्किल हो रहा था। ऐसे ये कैपिटल R और ये स्मॉल r होगा, और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को टच कर होंगे तो दोनों 2r होंगे। तो अगर मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A, ये B और ये C, ठीक है, A B और C मैंने इसको नाम दे दिया। तो देखना ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया मैंने, और इसको मैंने A नाम दिया, इसको B नाम दिया और इसको C नाम दिया, सही है। इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या करा, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया D, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर साइड्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ए बी जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R और स्मॉल r का होगा, ठीक है। स्पेस कुछ है नहीं, ठीक है, वो क्या दोनों एक दूसरे के टच होंगे। दैट मीन्स जो ए बी है ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगा डिस्टेंस। इसी तरीके ए सी, ये ए सी भी सेम यही होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। बी सी, ये बी सी दोनों एक दूसरे को टच कर होंगे, तो एकदम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो बिल्कुल इनका सेंटर आएगा, तो यहाँ से ये भी R होगा, मतलब टोटल क्या 2r होगा, और ये भी क्या होगा R होगा, ठीक है। ये इसको सेंटर बना लेना, मैंने थोड़ा फ्री हैंड से बनाया तो शायद सेंटर नहीं आ रहा होगा, आप सेंटर बना लेना। डी इनका बी सी का क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब बात कर रहे हैं एंगल की, तो देखना एंगल यहाँ से जो मैं इस मॉडल से जो आपको दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इस वॉइड के सेंटर से मैंने जब तीनों वर्टेक्स के, यानी तीनों वॉइड के सेंटर से तीनों एटम के सेंटर में मैंने जब इस तरीके से ज्वाइन करा इनको, तो ये जो एंगल है यही तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल एंगल होता है। और कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये वॉइड का सेंटर और ये इसका सेंटर, फिर वॉइड का सेंटर है दूसरे एटम का सेंटर, तो ये दोनों जो ये एंगल होगा BAC जो एंगल होगा, ठीक है, BAC जो एंगल होगा ये, ठीक है। इस तरीके से समझ लो ये एटम ऊपर है और ये इधर वाला, तो BAC जो एंगल होगा कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा ये, ठीक है। टोटल जो एंगल है ये पूरा जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, क्योंकि हमें पता है टेट्राहेड्रल के अंदर ये एंगल सारे इक्वल होते हैं, और कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। इसका मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हाफ कर दिया, यानी इसका क्या करा हमने, हाफ कर दिया है परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। दैट मीन्स ये एंगल, और ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ 54 डिग्री एंड 28 मिनट्स, सही है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कौन से ट्राइंगल की, A B और D ट्राइंगल की। तो यहाँ से देखना, फ्रॉम ट्राइंगल AB एंड D, फ्रॉम ट्राइंगल AB एंड D, ये मेरा ये एंगल हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा मेरे को पता लग गया, तो ये मेरे लिए AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा,
बी डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्योंकि मेरे को एंगल अब की बार ये पता है तो मुझे हाइपोटेन्यूस पता है, और मेरे पास क्या पता है, मेरे को परपेंडिकुलर पता है, तो मैं कॉस नहीं लूँगा, इस बार क्या लूँगा, साइन लूँगा। और एंगल जो थीटा है यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, 54 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ई बी। सही है, बी डी और क्या, ए बी। बी डी की वैल्यू हमें पता है क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ से साइन 54 डिग्री 28 मिनट्स, ये तो हो जाएगा बी डी कैपिटल आर, और ए बी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, साइन 54 डिग्री 28 मिनट्स की कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। एज सच कुछ है नहीं कि आपको याद रखने की जरूरत है, बस समझाने के लिए मैंने बताया टेट्राहेड्रल में किस तरीके से आया। ठीक है, स्कूल एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, नहीं कोई डेरिवेशन पूछेगा, नहीं बस तुम्हें समझाने, क्योंकि 2 का बता दिया तो मैंने इनका आगे का भी बता रहा हूँ, सबका कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हाँ, इसकी वैल्यू क्या है वो आप थोड़ा खुद कैलकुलेट कर लेना, और इसको जब सॉल्व करोगे और आर अपॉन आर जैसे अभी तक हमने रेशियो निकाला है वो कैलकुलेट आएगा 0.225, ये इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा सर ये आप हर वैल्यू डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हो। डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि रेडियस रेशियो टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे जिसमें ये वैल्यूज ही यूज़ होगी बार बार, और ये वैल्यू इतनी बार यूज़ होगी कि आपको खुद को पता लग जाएगा। एक ये क्या बताता है, मतलब 2 अलग अलग एक रेंज बताता है ये, तो ये एक रेंज की लिमिट होती है। जैसे हमने कैलकुलेट करा 0.414, 0.225 या 0.15 जो हमने कैलकुलेट करा अभी, तो ये एक रेंज है, तो ये अपना वैसे ही याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कैसे कैलकुलेट हुआ वो मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ करी है। ठीक है, तो इसको एक बार आप कॉपी करें। नेक्स्ट जो नॉन प्लेनर वॉइड होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो वॉइड फॉर्म बाय टचिंग 6 एटम्स या स्फीयर। तो नाम से पता लग रहा है ऑक्टाहेड्रल, जिस तरीके से हम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, ऑक्टा मतलब 6 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें भी 6 एटम्स मिलके एक वॉइड बनाते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल शेप सेम जैसे हमने टेट्राहेड्रल एक्सप्लेन करा है, सेम ऑक्टाहेड्रल का शेप भी वैसा होता है, प्लेनर, 4 प्लेन में होंगे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। अब इसको बनाने या दिखाने का, ठीक है, तरीका अलग अलग है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, तो 2 तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, पहला तो क्या, फर्स्ट तरीके से क्या है, इसमें बोल रहा हूँ 3 एटम इन सेम प्लेन एंड 3 atoms in above or below plane। कैसे, तो इसमें देखिए 1, 2 और 3। ठीक है, ये तो बना हमने ट्रायंगुलर प्लेनर वाले 3 एटम्स क्या ले लिए, सेम प्लेन के अंदर ले लिए। अब 3 इस प्लेन के, जिस प्लेन में 3 एटम रखे हुए, इन या तो इन तीनों के ऊपर रखो या 3 इसके पीछे की तरफ रखो, या अबाव या बिलो। ठीक है, किस तरीके से रखने, तो इसमें देखना ठीक है, डॉटेड इसलिए बनाया थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आए, या इस तरीके से अलग कलर चौक से बना देता हूँ। जो 3 सेम प्लेन में रखे हुए नीचे येलो कलर के, और 3 मैंने अबाव प्लेन में रखे ऑरेंज कलर के। ठीक है, तीनों की साइज क्या है, सेम है यानी। ठीक है, शेप साइज सब सेम है, बस अलग कलर से बनाया तो आपको दिखे। तो 3 तो मैंने इसके नीचे प्लेन में बनाया और 3 इसके ऊपर प्लेन में बनाया। इन सबके बीच में जो स्पेस है, ये जो वॉइड है, ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, थोड़ा बराबर नहीं वाला, फिगर एकदम बराबर बनाओगे, टच करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसको टच करेगा, इधर ये भी इसको टच करता हुआ जाएगा। ठीक है,
और इसको थोड़ा सा अलग अलग दिखाना, प्रोजेक्शन में दिखाया ना चाहे तो 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 ऊपर वाले हो गए एटम्स, और ऐसे ही 3 नीचे वाले हो जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो येलो वाले जो मैंने नीचे दिखाए वो, जब एक लेयर 3 की इस दूसरे लेयर 3 के ऊपर रख देंगे तो उनके बीच में जो स्पेस बनेगी वो कहलाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये कहलाता है, इसमें ओवी बोलते हैं शॉर्ट में, ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको बनाने का। दूसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, 4 atoms in same plane and 1 atom in above plane and 1 atom in below plane। ठीक है, तो 4 तो सेम प्लेन में ले लो, तो 1 2 3 और 4, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर जो हमने बनाया था उस तरीके से 4 तो मैंने ले लिए एक प्लेन के अंदर। जो 5वां है उसको इसके ऊपर रखना है नहीं, और जो छठा होगा वो पीछे की साइड जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो 5th और 6th इसके ऊपर ही आएंगे, और इस तरीके से प्रोजेक्शन में अगर मुझे दिखाना है, ठीक है, 5वां बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर, और जो छठा होगा वो भी ऊपर आएगा, लेकिन कहाँ, पीछे की साइड से, दोनों साइड 4 प्लेन में ले लिए और एक आगे लगा दिया एक पीछे लगा दिया, तो भी क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, ठीक है। इसको आप रोटेट करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी, ठीक है। बस वो बोर्ड पे दिखाने के अलग अलग तरीके, और इसको आप ऐसे दिखाओगे तो 1 2 3 4 तो प्लेन के अंदर है, एक ये प्लेन के ऊपर से लगेगा और एक ये प्लेन के नीचे से लगेगा, नहीं, ठीक है, इस तरीके से। सेम इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच में जो वर्ड बन रहा है वो इस केस में भी, वो भी क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा। अब बात आ रही है इसकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है उससे थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन हाँ इससे समझ में आ जाएगा। इसको घुमा के भी ऐसे कर सकता हूँ, अभी जो 3 एक प्लेन में और 3 अबाव प्लेन में, ठीक है, तो इसको घुमा के ऐसे कर सकते हैं कि क्या हो जाए, 4 एक प्लेन में आ जाए, नहीं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 4 एक प्लेन में है, तो 4 एक प्लेन से जो वर्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर वर्ड बन रहा है। इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ड बन रहा है ये कौन सा आ रहा है, एक तरीके से स्क्वायर प्लेनर वर्ड बन रहा है। अब इसके ऊपर एक बॉल रख दे और एक पीछे एक बॉल रख दे, तो क्योंकि ये वर्ड के सेंटर, इसका सेंटर और इनके सारे सेंटर सेम होंगे, उसके आने से उसके वर्ड के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ऐसे तो आप वो 3 वाला बता दो, ट्राइगोनल वाला, ठीक है, और 3 वाले के ऊपर आपने एक रख दिया तो टेट्राहेड्रल बना दो, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, ठीक है। उसमें फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका जो सेंटर है, वर्ड का सेंटर है, वो इनके सेंटर के प्लेन में नहीं है, ठीक है। और इसमें फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका सेंटर इनके सेंटर के प्लेन में, तो ऐसा नहीं प्लेनर है, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे एटम और आ रहा है, उससे टोटल कवर होकर 6 एटम से मिलके बन रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। तो कैलकुलेटिव पार्ट की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल बोलो या ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलो, दोनों की रेडियस रेशियो जो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आएगा वो सेम ही आता है, नहीं, ठीक है। इस वजह से हाँ इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके, लेकिन इनका रेडियस रेशियो आएगा बिल्कुल सेम। जैसे स्क्वायर प्लेनर में कितना आया था 0.414, तो सेम कैलकुलेशन इसके लिए। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अभी, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ R अपॉन कैपिटल R, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ कैलकुलेट कर चुके। तो फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल हो वर्ड या स्क्वायर प्लेनर वर्ड हो, दोनों के लिए R अपॉन R रेशियो आएगा, क्योंकि बेस एक तरीके से इनका क्या प्लेन ही है, ठीक है। तो दोनों का वर्ड की रेडियस रेशियो सेम ही आएगी, वर्ड अपॉन एटम की रेडियस रेशियो आप देखोगे तो, ठीक है। तो इसको कॉपी करें,
लास्ट जो नॉन प्लेनर में होता है वो होता है क्यूबिकल वर्ड, ठीक है। क्यूबिकल वर्ड में क्या होता है, इसको समझने के लिए, इसमें जैसे क्यूब से ही हमें पता लग रहा है, क्यूब मतलब एक क्यूब है और क्यूब किससे मिलके बनता है, 8 कॉर्नर से। तो 8 कॉर्नर्स पर अगर मैं 8 एटम्स लगा दूँ, ठीक है, तो उनसे बीच में जो खाली स्पेस रहेगी वो कहलाएगा क्यूबिकल वर्ड। तो वही लिखा है, void formed by touching 8 atoms, that is 4 in same plane and 4 in above और below plane। इसका मतलब क्या है कि मैंने 8 स्फीयर लिए इस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सेम प्लेन में ले लिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 तो हुए सेम प्लेन में और 4 ही एग्जैक्टली सेम साइज के एग्जैक्टली इनके ऊपर रख दिए मैंने, 1 2 3 और 4, 4 इधर रखे, चारों के सेंटर और 4 एग्जैक्टली इनके साइज की 4 ऊपर रखे, उन चारों के सेंटर सबको ज्वाइन कर दो, तो क्या क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा, आ रही बात समझ में। तो वो जो क्यूब बनेगा और उस क्यूब के सेंटर में जो वर्ड होगी, स्पेस होगी, वहाँ पे जो लार्जेस्ट साइज का जो वर्ड या स्फीयर आ सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिकल वर्ड। तो सिंप्लिसिटी की समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तो सिंपल क्यूबिक बना दिया, 2 3 4 5 6 7 8, और ये सब एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब एक अपने नेबरिंग कॉर्नर को क्या कर रहा होगा, एटम से टच कर रहा होगा। तो ये भी 8 टच करेंगे तो उनके बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाएगी, वो जो स्पेस खाली होगी, ठीक है, उस खाली स्पेस को ही हमने क्या बोला, क्यूबिकल वर्ड। क्यूबिकल क्यों बोला, क्योंकि इन 8 कॉर्नर से मिलके उनके सेंटर को जब जोड़ेंगे तो क्यूब बनेगा, और उन क्यूब से बीच में बनने वाले वर्ड को हमने बोला क्यूबिकल वर्ड। तो ये है यहाँ पर क्यूबिकल वर्ड। और सिंपल शब्दों में बोलूँ, अगर बॉडी सेंटर आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, वैसे तो ये क्या होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा, लेकिन बॉडी सेंटर के केस में क्या होता है कि जो कॉर्नर से वो टच नहीं करते फिर एक दूसरे को, सिर्फ उस बॉडी सेंटर वाले एटम से टच करते, लेकिन लोकेशन कौन सी होगी, तो बॉडी सेंटर वाली लोकेशन होगी इस क्यूबिकल वर्ड की। हाँ, ये कॉर्नर्स वाले एटम्स टच कर होंगे अपने नेबरिंग कॉर्नर को, इसके आने से वो ऐसे दूर दूर नहीं हो गए। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करें, इसकी लेंथ को हम, ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे तो वही दिखेगा, सर ये तो स्क्वायर है, वैसे कर लो, नहीं, ये इस बार स्क्वायर नहीं है, प्लेनर नहीं है, ये इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसके कॉर्नर को, इसके सेंटर को और ये कॉर्नर जब आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगी, बॉडी डायगोनल, और इस बॉडी डायगोनल में ये कॉर्नर वाला एटम, ये हमारा क्यूबिकल वर्ड, और ये कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यानी, ठीक है। तो एक प्लेन से इन 4 एटम के सेंटर से नहीं बन रहा, उन 4 एटम और ऊपर जो 4 एटम उनके बीच में ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा है, 2 रिलेशन में बता रहा हूँ। एक तो किसी भी 2 कॉर्नर वाला एटम है, जैसे ये 2 कॉर्नर वाला एटम है, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा तो क्या बनेगा मेरे लिए, एक यहाँ पर जैसे ये बन गया मेरे लिए, एज लेंथ है इसकी ए, मान ली मैंने इस क्यूब की, ये इस क्यूब की एज लेंथ है ए, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये ए होगा, और ये ए किसके बराबर हो गया, आर प्लस आर, 2r के बराबर। तो एक रिलेशन तो मैंने लिखा, ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, क्योंकि ये एटम के रेडियस के बराबर है, इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट। सेकंड, जो बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है, ये कितने होती है, इसका डिस्टेंस होता है √3 ए होता है, और ये बॉडी डायगोनल पे जैसे ये वाला एटम, ये क्यूबिकल जो वर्ड इसके सेंटर में होगा, और ये वाला नहीं, इसके पीछे वाला एटम, सबको ज्वाइन करेंगे तो इसका ये सब टच कर रहे होंगे, तो ये आर, इसके छोटे वाले 2r, और ये वापस से r, ठीक है। तो r प्लस 2r प्लस कैपिटल R, दैट मीन्स √3a क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ r प्लस r हो जाएगा, और इसको मैंने बोला सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दे, डिवाइड कर दो आप सिंपली,
फर्स्ट और सेकंड को मैंने डिवाइड करा तो a अपॉन ये तो मिलेगा √3a और ये मिलेगा 2r अपॉन ट्वाइस ऑफ r प्लस r मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस, फिर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ r प्लस r अपॉन स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस r अपॉन r इक्वल्स टू √3 को लिख सकते हैं 1.732 और r अपॉन r 1.732 माइनस 1, तो r अपॉन जो r होगा ये हो जाएगा 0.732। ये क्यूबिकल वॉइड और एटम्स के बीच में दोनों का रेशियो है, 0.732 टाइम्स होता है वो एटम के रेडियस के, कौन, हमारा जो वॉइड का रेडियस होता है। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो ये वॉइड है, ठीक है, सिंपली ऐसे मान लो कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके सेंटर पे जो खाली जगह वहाँ पर मैक्सिमम साइज का जो आ सकता है रेडियस, मैक्सिमम रेडियस का जो स्फीयर आ सकता है वो हमने रखा और वही क्या बनाता है, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, तो सारे वॉइड्स को एक बार फिर से देख लेना। कैलकुलेटिव पार्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैंने एक एक चीज़ को बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और ये रेडियस रेशियो क्योंकि बाद में यूज़ होता है, वहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं तो वहाँ लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगी, डायरेक्ट हमने एक बार देख लिया किस तरीके से आया और उस पर जो भी आगे कॉन्सेप्ट है वो हम डायरेक्ट बात कर सकेंगे। इसलिए ठीक है, एक बार मैंने इन सबको बता दिया, तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और ठीक है फिर से इसको समझ लेना किस तरीके से कौन से रेडियस की बात हो रही है। ओके, थैंक यू क्लास।